Good morning, students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the class 12 business studies. As you know very well, in the last three videos, we discussed the effect of COVID-19 pandemic on the different sector of the economy. In today's video, we discussed the economic situation in India affected by the lockdown. You know very well कि after the implementation of the lockdown, इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द फर्स्ट लॉकडाउन जो 21 दिन का हुआ था उसमें इंडिया की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वर्स्ट हो गई थी क्योंकि इंडिया का जो पूरी एक्टिविटी थी वो पूरी तरह से क्लोज्ड हो गई थी। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर हो, वो 21 डेज के लिए टोटली शट डाउन हो गई थी। एंड स्टार्टिंग के 7 to 8 डेज में जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स वाले मैन्युफैक्चरर थे वो भी अपने फ्यूचर प्रोसेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको उनमें प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उसकी सप्लाई चेन खराब हो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। देश में नेसेसिटी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी और सप्लाई कम हो जाएगी जिससे प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। एंड यू नो वेरी वेल हमारे देश में नेसेसिटी कमोडिटीज एक्ट बनाया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चर या कोई भी सेलर नेसेसिटी प्रोडक्ट को मनमाने दाम पर नहीं बेच सकता। ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर्स के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि हम कैसे अपनी मैन्युफैक्चरर्स रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट, बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्शन साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को मेंटेन रखें ताकि सोसाइटी में रेगुलरली नेसेसिटी प्रोडक्ट की सप्लाई बनी रहे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो लॉकडाउन लगा था उससे हमारे इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, जैसे जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग द इफेक्ट ऑन द एनर्जी सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा लॉकडाउन का, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या पड़ा, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स, स्टेट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सप्लाई चेन्स एंड लॉजिस्टिक्स, इंडिया की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोविड-19 के का, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एंड लास्ट द एरियाज ऑफ द कंसर्न फॉर द इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आज सारे एरियाज़ को कवर अप कर लें कि सारी एरियाज़ पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है। सो लेट स्टार्ट द टुडेज वीडियो फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन ऑन द जीडीपी। ओके, सो लेट स्टार्ट। यानी कि जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा ऑफ द कोविड-19। जीडीपी, द फुल फॉर्म ऑफ द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Various experts and analysts downgraded the estimate of India's GDP growth from 2020 from 5.3% to 2.5%। जो इंडिया के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एग्रीगेट किया था कि इंडिया की जो डीडीपी है वो 5.3% से 2.5% हो जाएगी 2020 में। फ्रेंच रेटिंग रिवाइज एट एस्टिमेट फॉर द इंडिया ग्रोथ टू 2%। जो फ्रेंच रेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट एनालिटिकल एक्सपर्ट्स कराते हैं ये रेटिंग्स, उन्होंने ये रेटिंग्स कराई तो उनको ये अनुमान हुआ, उनको ये लगा कि एक्सपेक्टेड जो है वो 2% जाएगा, यानी 2.5% से भी बिलो रहेगा। India Rating and Research also downgraded the financial year 2021 estimate to 3.6%। India Rating and Research ने भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो जीडीपी है वो 3.6% रहेगी। In April 2020, the World Bank and Rating Agency downgraded India's growth for the fiscal year 2020 with the lowest figure India has been seen in the 3 decades since India's economic liberalization in 1990s। On 12 April 2020, a World Bank report focusing on the South Asia said India's economy is expected to grow। अब ये 2020 12 अप्रैल को इंडिया ने साउथ एशिया का जो पे फोकस किया और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 1.5% से 2.5%, 2.8% ग्रो कर जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 में। The World Bank report said that the pandemic has magnified
pre-existing risk to the India's economic outlook. In the mid-April, the International Monetary Fund projection for the India for the financial year 2021 in 1.9 GDP was still the highest among the G20 nation. अगर हम पूरे G20 डेज की बात करें, G20 डेज का 20 नेशंस का एक समूह है, अगर उन नेशंस में कंपेयर करें तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन था वो ये था 1.9% जीडीपी ग्रोथ, जो सबसे हाईएस्ट था. कन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया, जिसे हम बोलते हैं CII, एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 विल बी द 0.9 एंड 1.5. यानी इंडिया की जो जीडीपी है वो 0.9% से लेकर 1.5% रहेगी. 28 April, the former chief economic advisor in the government of India said India should prepare for the negative growth rate. अब ये भी याद रखिए कि 28 अप्रैल को जो इंडिया के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने ये एडवाइस भी किया था इंडिया को नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए इन द फाइनेंशियल ईयर 2021. 22 मई 2020, द RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, जो करंट में थे, हैं भी इस समय, ऑल्सो सेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ विल रिमेन नेगेटिव इन द फाइनेंशियल ईयर 2020. उन्होंने भी कहा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रेथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेगेटिव ही रहेगी. फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक पैकेज, बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए गए. इसके बावजूद न्यूमरस एजेंसी डाउनग्रेडेड देयर जीडीपी प्रेडिक्शंस ऑन 26 मई. क्रिसिल इज अ एजेंसीज for rating, that is in Credit Rating Information Services of India Limited, say that India's fourth recession since independence. इंडिया का चौथा रिसेशन आएगा, वो भी इंडिपेंडेंस के बाद, फर्स्ट सिंस लिबरलाइजेशन एंड परहैप्स द वर्स्ट टू डेट इज हियर. ये सबसे बेकार रिसेशन होगा. State Bank of India research predicts a contraction of over 40% in the GDP in the Q1 financial 2021. For the state, the total loss due to the COVID-19 is estimated at 13.5% of the total gross state domestic product. यानी हर स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका 13.5% लॉस रहेगा कोविड-19 की वजह से. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो एस्टिमेट है Q4 के लिए कि 3.5%, फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए Q4, while the overall GDP for financial year 2020 is 4.2. ये कहना बहुत आसान था कि हमारी जो GDP है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3.1% रहेगी और ओवरऑल GDP जो है हमारी वो 4.2% रहेगी. ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया. हुआ क्या? फॉलोइंग टेबल शोज इंडियाज ग्रोथ रेट, यानी GDP ग्रोथ रेट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2000 from the 2016 to 2021. So you can see that in the year 2016 the GDP growth percentage is 8. In the 2017 the GDP growth percentage is 8.3, जो कि बढ़ी 0.3%. 2018 में GDP घट गई 1.4, 6.6 हो गई. एंड 2019 में GDP फिर गिरी 0.5 से 6.1. 2020 में GDP फिर एस्टिमेट हुई, गिरी 1.9 एस्टिमेट किया गया है, 4.2 हुई. एंड 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ, 9.2 एस्टिमेटेड डाउन हुआ है और इस समय GDP है -5. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो मेजर कंपनीज इन इंडिया लाइक लार्सन, टर्बो, भारत फॉर्ग, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फैशन एंड रिटेल रिंग ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स एंड Thermax temporarily suspended or significantly reduced operation in a number of manufacturing facilities and factories across the countries. iPhone producing companies in India also suspended a majority of operation. Nearly all two-wheeler and four-wheeler companies put a stop to production till further notice. यानी बहुत सारी बड़ी कंपनी, लार्सन है, टॉर्बो हैं, भारत फॉर्ग है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने जो अपना वर्क है कम कर दिया. कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने, फैक्ट्रीज भी जो थी वो रुक गई. और आईफोन ने अपनी इंडिया में जो कई सारे काम थे उसको सस्पेंड कर दिया, काफ़ी सारे काम. टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनी ने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया. मैनी कंपनी हैव डिसाइडेड टू रिटेन क्लोज्ड
एटलीस्ट 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक काफ़ी कंपनी ने कहा कि हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, आईटीसी, डाबर इंडिया हैव शट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एसेंशियल, यानी आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया ने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया इसेंशियल्स को छोड़ के। फॉक्सकॉन एंड वेस्टर्न क्रॉप iPhone producers have suspended production following the 21 days लॉकडाउन ऑर्डर, यानी फ्रॉक्सॉन है, वेस्टर्न क्रॉप है, आईफोन प्रोड्यूसर, उन्होंने 21 दिन के लिए पूरा अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। ई कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा? मुझे लगता है स्टार्टिंग में ई कॉमर्स काफ़ी इफेक्ट हुआ। इन द थर्ड वीक ऑफ द मार्च, Amazon announced that it would stop sale of non-essential item in India so that it can focus on the essential items. Amazon जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने मार्च के थर्ड वीक में अनाउंस कर दिया कि अब वो नॉन एसेंशियल आइटम्स को सेल नहीं करेगी कुछ दिनों के लिए, सिर्फ उसका फोकस होगा एसेंशियल नीड्स पे। मार्च 25, वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट टेम्प्रोरी सस्पेंसेस सम ऑफ इट्स सर्विसेज ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वॉलमार्ट जिसने फ्लिपकार्ट को खरीदा है, उसने ये कहा कि हम टेम्प्रोरी बेसिस पे अभी सिर्फ एसेंशियल सामान को ही बेचेंगे और जो नॉन एसेंशियल सामान है उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बिग बास्केट, ग्रोफर्स भी कई सारे के ऐसे तरह की प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसिंग डिस्ट्रप्शन इन द सर्विस ड्यू टू द लॉकडाउन, दिल्ली पुलिस began issuing डिलीवरी एजेंट्स कर्फ्यू passes टू मेक इट easier फॉर देम टू कीप द। दिल्ली पुलिस ने या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो पुलिस है उन्होंने डिलीवरी एजेंट्स को कर्फ्यू पासेस भी दिए ताकि वो इजली प्रोडक्ट, इसेंशियल प्रोडक्ट को इजली डिलीवर्ड कर सके, सप्लाई चेन बनी रहे। ई कॉमर्स कंपनीज ऑल्सो लुक फॉर द लीगल क्लैरिटी रिलेटेड टू द व्हाट आर इसेंशियल, और ई कॉमर्स कंपनीज ने इस पर भी ध्यान दिया, उस पर लीगलिटी पे फोकस किया कि क्या चीज़ें एक्चुअल में इसेंशियल हैं। 20 अप्रैल तेलंगाना एक्सटेंडेड टू द लॉकडाउन टू 7 मई। 20 अप्रैल को तेलंगाना ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया। स्विगी एंड जोमेटो वर नॉट अलाउड टू फंक्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड। स्विगी और जोमेटो को अलाउड नहीं किया गया कि वो फंक्शन काम करें, क्योंकि बेसिकली वो एसेंशियल चीज़ों में नहीं आते, वो ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो हम जनरली किसी स्पेशल ओकेजन में यूज़ करते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ा? एनर्जी सेक्टर्स में नाइट लाइट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड। इन दिल्ली नाइट लाइट्स radiance fell 37.2% compared to the 1 to 31st March 2019. This was the biggest fall for any metro in India. Bangalore fell 32% while Mumbai dropped by 29%. India's fuel demand in April 2020 as compared to the previous year fell nearly 46%. 46% तक का जो डिमांड रेट था फ्यूल का वो कम हो गया। फ्यूल का कंजप्शन सबसे लोवेस्ट था 2007 से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा कम था, लेकिन कुकिंग गैस यानी एलपीजी की जो सेल थी वो बढ़ गई 12% से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ने अप्रैल में एस्टिमेट किया कि इंडियाज एनुअल फ्यूल कंजप्शन विल डिक्लाइन बाई 5.5 इन 2020, और उस इंडियन एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ने अप्रैल में ये एस्टिमेट किया था कि जो एनुअल फ्यूल कंजप्शन है वो 5.5% तक घटेगा 2020 में। डीजल भी घट गया 6% से। ऑयल की प्राइसेस भी घट गई 2020 में। Following the COVID-19 pandemic, demand also fell sharply. Demand भी घट गए। By mid-May, India has already filled its strategic storage, including storing oil on ships across the world. India is now looking at storing oil to the other nations, including America. और इंडिया ने इसका फ़ायदा लिया, कम दामों पे तेलों को क्या किया, स्टोर करना स्टार्ट किया। इंडिया ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज इट्स लोकल स्ट्रेटेजी स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ऑयल, और इंडिया ने ये भी सोचा कि वो लोकल लेवल पे भी कैसे ऑयल को स्टोर कर सकती है कम दाम में, क्योंकि डिमांड कम हो गया तो उसकी प्राइस भी कम हो गई ऑल ओवर इन वर्ल्ड में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। सो दिस इज एन इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस 19 पैंडेमिक ऑन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. So let's we discuss the impact of lockdown on the agriculture sector. You know very well, if we are talking about the whole structure of our economy, there are basically three structures. There is the primary sector, secondary sector and tertiary sector. And the primary sector is totally some of the agricultures. And a study by various international school and university found that
10% of the farmer could not harvest their crop and 60% of those who did harvest reported a ill loss. Majority of the farmers are facing difficulty for the next season due to the legislative problems following the lockdown. Tea states were unable to harvest the first flush. The impact of the second flush is not known. The entire Darjeeling tea based on the tea industry missing significant fall in revenue. Tea export could drop up to 8% as a result. During the lockdown, food wastage increased due to the affected supply chain. हमारी जो सप्लाई चेन थी वो लॉकडाउन के कारण काफ़ी इफेक्ट हो गई थी, जिसके कारण अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर पे तो 10% फार्मर तो ऐसे थे जो अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट ही नहीं कर पाए, और 60% अगर उन्होंने हार्वेस्ट किया भी तो उनको लॉस हुआ क्योंकि वो सप्लाई नहीं हो पाई, सेल नहीं हो पाई। अगर हम दार्जिलिंग की टी की बात करें तो उसकी जो एक्सपोर्ट था वो 8% तक ड्रॉप हो गया और रेवेन्यू भी कम हो गई क्योंकि सप्लाई चेन नहीं था, फूड वेस्टेज बढ़ गया था। एंड फ्रॉम अप्रैल 20 अंडर न्यू लॉकडाउन गाइडलाइन टू री ओपन द इकोनॉमी एंड रिलैक्स द लॉकडाउन, 20 अप्रैल को जो लॉकडाउन गाइडलाइन आई उसमें इकोनॉमी को रीओपन करने की बात है, लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया गया। एग्रीकल्चर बिजनेस जैसे डेयरी थे, टी थी, कॉफ़ी थी, रबर था, प्लांटेशन था, एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री रीओपन, उनको रीओपन किया गया। बाय द एंड ऑफ द अप्रैल के एंड तक ₹17,986 crore, that is in $2.5 billion, has been transferred to the farmer under PM Kisan scheme. Odisha passed new laws promoting contract farming. यानी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिया, फार्मर्स की प्रॉब्लम को समझा क्योंकि उनकी डेली नीड टोटली बेस्ड होती है क्रॉप्स पे, क्रॉप सेल होती है तो उनको पैसा मिलता है तो दे विल डू देयर फर्दर वर्क। सो अप्रैल के एंड तक 17,986 करोड़ रुपए यानी लगभग $2.5 बिलियन फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे अंडर द PM किसान स्कीम। और उड़ीसा ने तो एक नया लॉ पास किया था जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बन सके, यानी हम फार्मर्स को अपनी जो ज़मीनें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को प्रोवाइड कर सकें। सो लेट्स वी डिस्कस द थर्ड, दैट इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कोविड-19 का के कारण जो लॉकडाउन लगा था उससे हमारे स्टेट के इनकम पे और एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, आइए डिस्कस करते हैं। State government have incurred huge losses to extent of having to cut capital expenses as well as the government plans in their near future and finding alternate way to pay salary. स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था जिसके कारण उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंसेस को कम किया और गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि वो आने वाले समय में सैलरी के ऑप्शंस को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। गवर्नमेंट यानी दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ फॉलन 90% शॉर्ट इन टैक्स कलेक्शन एज कम्पेयर टू 2019। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें उन्होंने ये फाइल किया था कि जो उसकी रेवेन्यू है, जो उसकी इनकम है वो 2019 के कंपैरिजन में 90% शॉर्ट पाई गई है एंड इज़ प्लानिंग टू टेक लोन एंड रेज टैक्सेस इन सर्टेन सेक्टर्स। उन्होंने प्लान किया कि वो लोन लेगी और कुछ सेक्टर्स पे टैक्स को बढ़ाएगी। महाराष्ट्र पोस्ट होल्ड ऑन ऑल न्यू कैपिटल वर्क्स टिल मार्च नेक्स्ट ईयर। महाराष्ट्र ने तो अपने सारे कैपिटल वर्क्स को अगले मार्च तक टाल दिया। स्पेंडिंग अंडर गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम, यानी गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम की जो कुछ स्कीम्स होती हैं जिस पे पैसे खर्च होते हैं, हैज़ बीन रिड्यूस बाई द 67% ऑफ द करेंट फिजिकल। यानी गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो उसकी डेवलपमेंट स्कीम है उस पर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 67% तक रिड्यूस किया जाएगा। And the income of Madhya Pradesh government has been falling by 85% in the April and borrowing has increased. मध्य प्रदेश का जो इनकम था वो गवर्नमेंट इनकम जो थी वो 85% से कम हो गई थी और अप्रैल में ही और बोरिंग बढ़ गई। दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज 70 to 75% कोरोना एक्स्ट्रा टैक्स ऑन लीकर। दिल्ली गवर्नमेंट ने और आंध्र प्रदेश टैक्स गवर्नमेंट ने तो लीकर पे 70 से 75% एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया। लीकर मीन्स एल्कोहल प्रोडक्ट पे। एक्साइज ड्यूटी ऑन द लीकर इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द नंबर ऑफ स्टेट्स। और आपको पता है लीकर पे एक्साइज ड्यूटी जो था वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है अगर हम बात करें स्टेट्स की।
and nearly 10 to 15% tax collection from the some states. The ban during the lockdown affected alcohol sales in turn having the major effect on the state. You know very well, state की जो major revenue होती है वो होती है सेल ऑफ द लीकर, और लीकर को सेल करके वो अपनी रेवेन्यू को अरेंज करते हैं. बट लॉकडाउन के कारण जो एल्कोहल की सेल क्या हुई, काफ़ी अफेक्ट हुई, जिससे एल्कोहल की सेल कम हो गई. एल्कोहल की सेल कम होने से बेसिकली क्या हुआ कि स्टेट की जो रेवेन्यूज़ थी, जो इनकम थी, वो इसलिए कम हुई क्योंकि स्टेट की जो मेजर रेवेन्यू होती है वो स्टेट रेवेन्यू जो होती है एल्कोहल का सेल. और जब एल्कोहल का सेल कम होता है तो स्टेट की रेवेन्यू कम हो जाती है. यू नो वेरी वेल. Let's we analyze the impact on the supply chain and logistics. Following the lockdown, certain essential chains broke down. Britannia Industries, supporting the lockdown, argued the government to ensure interstate movement of the raw material for the food processing industries was not hampered. लॉकडाउन लगा तो कई सारी एसेंशियल चेन जो थी ब्रेक डाउन हो गई. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने लॉकडाउन को सपोर्ट किया और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो इंटर स्टेट मूवमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि तभी रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकता है. ऑल्दो इंटर स्टेट ट्रैवल वॉज बैंड, यानी दो स्टेट के बीच में जो ट्रैवल था वो बैंड था. इट डिड नॉट अप्लाई टू इसेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं था. जैसे महाराष्ट्र, द स्टेट पुलिस वेर यूज टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, disrupting supply chains due to the lockdown. Even the movement of the medical goods was affected. On 29 March, the government allowed the movement of the essential as well as the non-essential good across the country during the lockdown. गवर्नमेंट ने 29 मार्च तक अलाउ कर दिया था कि सारे इसेंशियल साथ ही साथ नॉन इसेंशियल गुड्स अक्रॉस द कंट्री क्या रहेंगे, उनका मूवमेंट अलाउ रहेगा. द मिल्क एंड द न्यूज़पेपर सप्लाई चेन वेयर अलाउड टू फंक्शन. जो मिल्क था, न्यूज़पेपर की सप्लाई थी, वो अलाउ रहेगी. हम लोगों ने कई सेक्टर्स को एनालाइज किया, देखा कि उसका उन सारे सेक्टर्स पे लॉकडाउन का क्या इफेक्ट पड़ा है. एट लास्ट ऑफ दिस सीरीज, दैट इज एन impact of COVID-19 pandemic on the different sector of the economy as well as the effect of the lockdown on the different sector of the economy. At the end of these topic, let's we discuss the areas of the concern for the economy. Let's we discuss about it. The lockdown in response to COVID-19 pandemic in India has led to a rise in the apprehensions about the health of the economy and its ability to recover quickly after the pandemic subsides. There are three major areas of concern that have the potential of paralyzing the economy for the very long time. The first is the falling demand of the goods and services that has slowed down the rate of growth of the GDP. The second is the sharp rise in unemployment as a result of shrinking the economic activity. तो पूरा अगर हम लॉकडाउन या कोविड-19 के सिचुएशन को एनालाइज करें तो दो बड़ी समस्याएं हमारे देश में आ गई थी. प्रोडक्शन का और डिमांड जो थी वो गिर गई थी. गुड्स एंड सर्विस, एसेंशियल प्रोडक्ट की गुड्स की तो बढ़ गई थी, लेकिन नॉन एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड थी वो घट गई, जिससे बेसिकली हमारा जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो काफ़ी गिर गया. सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो तेज़ी से बढ़ गया, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो गई, यानी कि डिस्टर्ब हो गई. द थर्ड इज द inadequate liquidity in the system which has severely affected both production and circulation of the goods and services. You know very well, जब डिमांड कम हो जाती है तो मार्केट में सर्कुलेशन यानी मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे इनएडुकेट लिक्विडिटी का पोजीशन आ जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का सर्कुलेशन काफ़ी इफेक्ट होता है. These problems have affected business across the board from large corporation to the smaller firm and on the micro, small and medium enterprises sectors, which constitute about a third of the India's GDP and half of the constitute about a third of half of the India's export and more than the fifth of the nation's total employment. इसको लाइन समझिएगा. इम्पैक्ट जो इतना ज़्यादा था, जिससे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, जो कि इंडिया की जीडीपी का थर्ड कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट में आधा कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट में
मोर देन फिफ्थ ऑफ द नेशन, यानी 5वें नंबर में आते हैं। यानी कि जो ये सेक्टर है MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो इंडिया की जीडीपी में वन थर्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया के जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक्सपोर्ट में लगभग आधा एक्सपोर्ट जो होता है वो MSME सेक्टर से ही आता है। और इंडिया के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें वो 1/5 कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इस सेक्टर का गड़बड़ होना, इस सेक्टर का इफेक्ट होना कहीं ना कहीं से देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। These problem had been apparently evident much earlier. The lockdown has aggravated them in the absence of any serious intervention by the government. The COVID-19 pandemic may be used as an excess by the government to continue ignoring the economy, claiming the health problem exceed all over the consideration. The major problem faced by the Indian economy is declining rate of the growth of GDP. GDP लगातार गिर रही थी. Production can be resilient in financial flows and worker are minimally. Workers भी कम हो रहे थे. And affected by the lockdown. However, the lack of the liquidity and rising unemployment are blowing up to unmanageable proportions. The policymaker had indicated that only way to increase liquidity in the firm to take additional loan from the banks and are being injected with the funds by the RBI. Firms will be reluctant to take loan in the face of the low and downwelling demands. Bank too will be the wary about the pushing loans. Thus, firms are not getting the money they need to pay their creditors. They are also unable to get the fund onto them. Banks too will be wary about pushing loan. The firms are not getting the money they need to pay their credit. क्योंकि बैंक्स ने स्टार्ट कर लिक्विडिटी लाना था मार्केट में लिक्विडिटी थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था, तो प्रपोर्शन अनमैनेजेबल प्रपोर्शन भी बढ़ गया था। तो पॉलिसी मेकर ने कहा कि चलो लिक्विडिटी लाने के लिए हम लोन को बांटते हैं, सस्ते इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। सस्ते लोन इंटरेस्ट पे लोन देने की जब बात आई तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि कोई लोन लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि ये लोन तो उनको वापस लौटाना है। तो दे आर ऑल्सो अनेबल टू गेट द फंड ओन टू देम। द ट्विन प्रेशर आर फोर्सिंग देम टू द ले ऑफ वर्कर्स टू इंट्रोड्यूस पे कट्स। तो कंपनी भी आया कि वो अपने वर्कर्स की सैलरी काटा गया। दीज मेजर बिजनेस ऑर्गेनाइज दे आर अनअवॉइडेबल, ओनली सीवियर टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इवन फर्दर वर्किंग एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यू कैन सी दैट। प्रॉब्लम नंबर 1, जीडीपी गिर रहा था, डिमांड कम हो रही थी। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। नंबर 3, हमारे देश में लिक्विडिटी कम हो गई थी। अब इन तीनों प्रॉब्लम को सही करने के लिए पहले मार्केट में लिक्विडिटी लानी ज़रूरी थी, ताकि फिर से मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन, तो एम्प्लॉयमेंट रेस करना पड़ेगा। एंड इस बैड सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें एक सबसे बड़ी इकोनॉमी की, वो है जॉबलेसेस इन इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली द इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिकली हमारे पूरे इंडिया में 2 तरह के सेक्टर्स वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। कोई भी पैंडमिक आता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा फायदा भी मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली द इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ बीन विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रिसेंट मंथ. This had aggravated due to the COVID-19 pandemic crisis and the lockdown. In the week after the lockdown, only a little 1/4, 28%, 285 million people were working out of the total working age of the population. यानी 1,003 मिलियन में से 285 यानी लगभग 28% यानी 1/4 लोग इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. This indicates that within the 2-week period of lockdown, around 119 million workers have lost their job in the country. लगभग ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिला लें तो लगभग हमारे देश के 40% लोगों ने शायद अपना जॉब छोड़ दी, मतलब लॉस कर दी. There was a significant increase in the unemployment rate of 8.7% in the March 2020. मार्च 2020 में unemployment rate क्या था? 8.7, which is way higher than the government unemployment estimate at a 45-year high. 45 ईयर, अगर हम लास्ट 45 ईयर को गवर्नमेंट को एनालाइज करें तो उसका जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.1% 2017-18 में, और अब हमारे देश में मार्च 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था 8.7%. So you can not imagine about it. And unemployment rate
showed during the lockdown period of the March last week is 23.8%. Thus, the lockdown has proved itself to be the biggest job destroyer even the history of the country. यानी कि ये लॉकडाउन इंडिया में एक बिगेस्ट जॉब डिस्ट्रॉयर के रूप में हिस्ट्री में जाना जाएगा। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, यू कैन सी दैट कि हमारे देश में जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.1% 2017-18 में, और मार्च में जहाँ लॉकडाउन का स्टार्टिंग हुआ था तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था 8.7%, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बढ़ा, कितनी तेजी से बढ़ा, मार्च के लास्ट वीक में 23.8% तक पहुंच गया। सो वी कैन से दैट लॉकडाउन ने ये बता दिया कि ये बिगेस्ट जॉब डिस्ट्रॉयर है हमारी कंट्री में। ओके, in this video you can see that we discussed the effect of the lockdown on the different sector of the economy, different problem of the economy. आने वाले वीडियोस में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे। सो आई होप टुडे वी cleared all the topics and all the things very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group as well as in the offline classes. Thank you. Take care. Bye bye.